Hello everyone, good morning. Welcome to Nimbus Learning powered by Engineers Academy. चलिए भाई, ऋतिक जी गुड मॉर्निंग, घन सुंदर जी गुड मॉर्निंग, अंकित जी गुड मॉर्निंग, लवकुश जी गुड मॉर्निंग, कृष्णकांत जी, कृष्ण कुमार जी गुड मॉर्निंग, आरके जी गुड मॉर्निंग, 94919 भाई आपका नाम बताइए पूरा जो है ना, रोजाना आप विश करते हैं लेकिन धीरज जी गुड मॉर्निंग, आशीष जी गुड मॉर्निंग, मंजीत ओके मंजीत जी ठीक है। चलिए भाई शुरू करें जरा हमारी आज की कहानी। बात चल रही थी प्रताप की, ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे, 2 पॉइंट रह गए थे उसमें, तो वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। भूपेश जी, सौरभ जी गुड मॉर्निंग। देखिए वैसे तो कल्चरल एक्टिविटीज के लिए महाराणा प्रताप को कोई टाइम इतना ज्यादा नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी उनके दरबार में, मतलब जो भी उनका जंगल में दरबार लगता था, बनारस के एक विद्वान थे मिश्र चक्रपाणी, कॉर्टियर थे इनके मिश्र चक्रपाणी। ये जो मिश्र चक्रपाणी थे, इन्होंने महाराणा प्रताप के पैट्रोनेज में ही, उन्हीं के संरक्षण में 3 बुक्स लिखी थी। उन बुक्स को आप ध्यान में रखिएगा और काफी इंपॉर्टेंट है ये। राजीव जी, एसके जी और ये क्या नाम है भाई, रांगे जी गुड मॉर्निंग, ज्योति जी गुड मॉर्निंग। देखिए एक बुक का नाम है, ये बुक्स हैं मुहूर्तमाला, विश्ववल्लभ, और राज्याभिषेक पद्धति। आई रिपीट, इन्हीं के दरबारी विद्वान थे, कॉर्टियर थे मिश्र चक्रपाणी प्रताप के, और इन्होंने महाराणा प्रताप के संरक्षण में 3 बुक्स लिखी थी, मुहूर्तमाला, विश्ववल्लभ और राज्याभिषेक पद्धति। ठीक है, तो ये बुक्स आप लिख लीजिएगा। एनके जी, अक्की शिव जी गुड मॉर्निंग। ऊपर करना है थोड़ा, आवाज कम आ रही है क्या भाई आप लोगों को? ये लीजिए, बिल्कुल ऊपर हो गया, अब सही है। चलिए ठीक है। लिखिएगा भाई, इनके दरबारी विद्वान मिश्र चक्रपाणी ने मुहूर्तमाला, विश्ववल्लभ और राज्याभिषेक पद्धति नामक 3 पुस्तकों की रचना की। प्रताप्स कोर्टियर मिश्र चक्रपाणी wrote मुहूर्तमाला, विश्ववल्लभ and राज्याभिषेक books, राज्याभिषेक पद्धति बुक्स। चलिए जी, आज एक करेक्शन और मुझे करवाना है भाई, और ये मेरी जिंदगी का बड़ा, कहना चाहिए कि इंटरेस्टिंग करेक्शन रहा, क्योंकि ऐसा करेक्शन मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं कराया। 2006 से लेकर और आज तक मेरे पढ़ाने के दौर में ऐसा करेक्शन इसी क्लास में होगा, जहां मुझे मेरे जो गुरु हैं उनका सहयोग लेना पड़ा था। चलिए अभी और ऐड हो जाने दीजिए लोगों को, क्योंकि अभी तो 38 लोग ही हैं। चलिए भाई, अब देखिए, जो महाराणा प्रताप हैं उन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे मेवाड़ केसरी, और पातल के नाम से भी जाना जाता है,
पातल जो नाम दिया वो पृथ्वीराज राठौड़ ने नाम दिया। पृथ्वीराज राठौड़ ने इनको पातल का नाम दिया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब महाराणा प्रताप ने अपनी अधीनता स्वीकार करने की बात कर ली थी, लेटर भेजा था अकबर के पास में, तो पृथ्वीराज राठौड़ जो कि कोर्टियर थे अकबर के, तो उन्होंने एक कविता के रूप में मैसेज भेजा था। उस कविता का नाम था, डिंगल शैली में लिखी गई थी, पातल और पीथल। सॉरी, मतलब नाम नहीं था उसका, एक कविता भेजी थी डिंगल शैली में, जिसमें पातल वो कहते हैं महाराणा प्रताप को और पीथल कहते हैं खुद को। आगे चल के आधुनिक विद्वान हम बात करें तो पातल और पीथल नाम से कविता लिखी कन्हैयालाल सेठिया ने। ठीक है, कन्हैयालाल सेठिया जो कि आधुनिक विद्वान हैं, कवि हैं, उन्होंने पातल और पीथल नाम की एक कविता लिखी थी, वो अलग है, और पृथ्वीराज राठौड़ ने जो लिखी थी वो अलग है। ठीक है, अजय जी प्रणाम। चलिए भाई, ये फटाफट से नोट कीजिएगा। अदर नेम, अच्छा, इन्हें मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। सेवियर, सेवियर ऑफ मेवाड़, मेवाड़ का उद्धारक। मेवाड़ केसरी पातल जो कि पृथ्वीराज राठौड़ ने नाम दिया। और इन्हें सेवियर ऑफ मेवाड़ या मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। अब देखिए, यहां एक थोड़ी सी समझने वाली बात यह है कि उद्धारक कौन होता है, जिसने उद्धार किया हो, जिसने एक तरह से सेव किया हो। तो देखिए, यहां पर एक मेवाड़ के जो उद्धारक हैं वो आते हैं आपके हम्मीर देव सिसोदिया, क्योंकि जो वंश खत्म हो गया था उसको वापस पुनर्जीवित करते हुए उसको स्थापित किया हम्मीर देव सिसोदिया ने। तो उनको भी बुक्स में कई जगह मिलता है मेवाड़ के उद्धारक। और भामाशाह जो हैं उनको भी मेवाड़ का उद्धारक कहा गया है कुछ बुक्स में। और इसी वजह से क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से कौन मेवाड़ के उद्धारक कहलाते हैं, तो उसमें ऑप्शन भामाशाह था। तो ये तीन जो है मेवाड़ के उद्धारक हो गए। देखिए, मतलब इनका कुछ ना कुछ ऐसा योगदान रहा कि मेवाड़ को वापस से एक बार जान मिली। देखिए, उन्होंने तो सिसोदिया वंश की स्थापना की थी, हम्मीर देव ने वापस से 1303 में खत्म हो गया था, 1326 में जाकर के उन्होंने स्थापना की। तो एक बड़ा लंबा समय था, तो उसके बाद वापस स्थापना की, इसलिए मेवाड़ के उद्धारक कहलाते हैं। भामाशाह अगर नहीं होते या वो उनकी हेल्प नहीं करते महाराणा प्रताप की, तो शायद महाराणा प्रताप वापस से अपनी आर्मी को रीऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, तो इसलिए उनको भी मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। और महाराणा प्रताप तो हैं ही खैर मेवाड़ के उद्धारक। डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या आता है। ठीक है, इसमें बड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि मेवाड़ का उद्धारक कहें तो कहें किसको, लेकिन ध्यान रखिएगा आएगा आपका एक ही, चाहे तो वो पृथ्वीराज आए, चाहे वो महाराणा प्रताप आए, चाहे वो भामाशाह आए। जैसे भामाशाह वाला क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें इन दोनों का नाम नहीं था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। हाँ बिल्कुल, मैंने सारी बात बता दी कृष्ण कुमार जी। ठीक है, चलिएगा, ये हुआ आपका कंप्लीट महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की डेथ के बाद में उनके बेटे बनते हैं शासक, और इनका नाम है अमर सिंह। क्योंकि आगे चल के एक अमर सिंह और आएंगे, इसलिए इनको हम कह देते हैं अमर सिंह फर्स्ट। और आगे चल के जिनको हम नहीं पढ़ेंगे, वो ऐसा कोई खास विशेष बात उसमें नहीं है, उनको हम कहेंगे अमर सिंह सेकंड। तो चलिए भाई, नेक्स्ट शासक आप लिखिएगा अमर सिंह फर्स्ट। (1597 to 1620), ये इनका रेन पीरियड है, 1597 to 1620। अब देखिए, अमर सिंह ने भी अपनी जो पॉलिसीज रखी हैं वो अपने फादर के अकॉर्डिंग रखी हैं। इन्होंने भी अधीनता स्वीकार नहीं की, क्योंकि इस समय अकबर था
तो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसके बाद में जहांगीर शासक बनता है, अकबर का बेटा, तो जहांगीर की अधीनता भी इन्होंने स्वीकार नहीं की थी। जहांगीर ने बहुत सारे आक्रमण करवाए हैं अलग अलग लोगों के नेतृत्व में, तो उससे क्या हुआ, काफी कमजोर स्थिति हो गई है अमर सिंह की। और यहाँ पर जो उनके फ्यूडल हैं, जो उनके सामंत हैं, मंत्रीगण हैं, वो काफी परेशान हो गए। तो और अमर सिंह को बार बार कहने पर भी वो मान नहीं रहे थे कि हम अधीनता स्वीकार करेंगे। इसलिए दरबारियों ने पकड़ा अमर सिंह के बेटे कर्ण सिंह को और उनसे कहा कि साहब इस तरह से तो मेवाड़ बर्बाद हो जाएगा, तो बेटर होगा कि अगर हम अधीनता स्वीकार कर लें। तो फिर कर्ण सिंह के कहने पर, कर्ण सिंह के दबाव देने पर अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, ये जो सबऑर्डिनेशन है, ये मेवाड़ के पहले शासक बने जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है भाई, तो इस तरीके से यहां पर आकर मुगलों की अधीनता स्वीकार हो जाती है और मेवाड़ पर इनडायरेक्टली अधिकार हो जाता है मुगलों का। जो आपके शासक हैं वो कहलाते हैं जहांगीर, जिनकी अधीनता स्वीकार की थी। ये जो संधि हुई थी इसको मेवाड़ मुगल संधि कहा जाता है। ट्रीटी ऑफ मेवाड़ एंड मुगल। ठीक है, अब देखिए ये जो संधि है इसको गौरवपूर्ण संधि भी कहा जाता है। गौरवपूर्ण संधि, प्रेस्टिजियस ट्रीटी। अब इसको गौरवपूर्ण संधि क्यों कहते हैं, उसके पीछे भी एक रीजन है जो कि हुई थी आपकी 1615 में। ठीक है, देखिए होता क्या था, जब भी कोई शासक मुगलों की अधीनता स्वीकार करता था तो एक प्रोसीजर के तहत उसे गुजरना होता था, एक प्रक्रिया थी। ठीक है, क्या प्रक्रिया थी भाई? सर फिर अकबर ने मानसिंह का क्या किया? अच्छा, वहां पर देखिए शुरू में तो एज अ पनिशमेंट उसने कहा कि मेरी ड्योढ़ी क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में वो मान गया और उसने उसको दरबार में आने की अनुमति दे दी थी। देखिए उस वक्त इंस्टेंट गुस्सा था ना उसका, एकदम गुस्सा आ गया कि बताइए प्रताप को, मतलब उसको ये लगा कि एक राजपूत ने दूसरे राजपूत को बचा लिया, शायद वो भावना यहाँ पर काम कर गई। अकबर को ऐसा लगा, लेकिन बाद में जब मानसिंह ने समझाया तो फिर उसकी समझ में आया और वो भी जानता था कि मानसिंह एक वीर योद्धा है, तो ऐसे वीर योद्धा को ठीक है एक बार पनिशमेंट दे दिया, अकल आ गई, तो उसके बाद फिर उसको छोड़ना ठीक नहीं है। क्योंकि नो डाउट मानसिंह बहुत ही प्रबल शासक थे और आगे जब हम पढ़ेंगे मानसिंह को तब आपको पता चलेगा कि 12 साल के बच्चे का इतना इंस्टेंट जो जवाब आया उससे अकबर बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था और अकबर इसको अपने साथ दिल्ली ले आया था। ठीक है, मेवाड़ मुगल के बीच में मैरिज रिलेशन, देखिए यहां पर इसीलिए इसको गौरवपूर्ण संधि कहा जाता है कि मैरिज रिलेशन से छूट दी गई थी। ठीक है, देखिएगा ऐसा कोई मैरिज रिलेशन का उल्लेख नहीं आता और मैरिज रिलेशन से छूट देने के कारण ही बेसिकली इसको गौरवपूर्ण संधि कहा जाता है। और भी रीजन थे, देखिए सुनिए। अब देखिए जब भी कोई शासक, राजस्थानी शासक, राजपूत शासक अगर मुगलों की अधीनता स्वीकार करना चाहता है तो उसे इंडिविजुअली फिजिकली प्रेजेंट होना होता था मुगल के दरबार में। जो मुगल शासक था उसके दरबार में पहुंचता था, वहां मुगल शासक के सामने खड़े होकर घुटने टेकने होते थे और उसके बाद अपना सर मुगल शासक के पैरों में रखना होता था। उसके बाद मुगल शासक उसको उठाता था और कुछ भेंट वगैरह देता था और इस तरीके से ये अधीनता स्वीकार कर ली जाती थी। ये एक तरीका था कि जो भी कोई शासक होगा वो अधीनता स्वीकार करेगा तो वो कैसे करेगा, ये एक प्रोसीजर होता था। यहां पर छूट दी गई अमर सिंह को कि आपको इंडिविजुअली खुद को आने की जरूरत नहीं है दरबार में। ठीक है, क्यों नहीं है जरूरत?
क्योंकि देखिए मेवाड़ जैसे बड़े राज्य को अगर मिलाना है तो कुछ तो उनकी बातें भी माननी पड़ेंगी। तो खैर जो भी था, अधीन करना था, इसलिए कुछ बातें उनकी मान ली गई। उनको कहा गया कि भाई आप अधीनता स्वीकार कर लीजिए, हम आपको बाउंड नहीं कर रहे हैं कि अमर सिंह जी आप जहांगीर के दरबार में आइए और जहांगीर के कदमों में अपना सिर रखिए, आप अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हैं। तो फिर अमर सिंह ने अपने बेटे कर्ण सिंह को भेजा था, और वो जो प्रोसीजर है घुटने टेकना और अपना सिर जहांगीर के कदमों में रखना, वो किया था कर्ण सिंह ने। दूसरी बात, जब अधीनता स्वीकार हो जाती थी तो जो मुगल शासक था, अगर उसको कोई राजकुमारी पसंद आती है, राजपूत राजकुमारी, तो वो उससे जबरदस्ती विवाह कर सकते थे और करते भी थे। हालांकि जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं होती थी, बस अपनी इच्छा व्यक्त कर देते थे। तो यहाँ के जो शासक थे जिन्होंने अधीनता स्वीकार की थी, वो तो अपने आप को गौरव महसूस करते थे कि हाँ भाई चलो, हमारा तो एक प्रेस्टीज डेवलप हुई है, हमारा एक गौरव होगा कि अगर हमारा एक मैरिज रिलेशन हो जाए, जैसे भारमल ने किया था। ठीक, तो यहां पर छूट दी गई थी मेवाड़ को कि आप पर कोई जबरदस्ती नहीं थोपी जाएगी, अगर आप चाहें तो मैरिज रिलेशन में बन सकते हैं, अदरवाइज कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये आपको छूट दी गई थी। ठीक है, तो ये दो रीजन ऐसे थे जिनके कारण कहा गया कि साहब गौरव बना रहा, उनकी जो प्रेस्टीज थी वो बनी रही शासकों की, इस वजह से इसको गौरवपूर्ण संधि भी, प्रेस्टीजियस ट्रीटी भी कह दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जब भी मुगल शासक को आवश्यकता होगी तो अमर सिंह अपनी सैनिक सहायता उसको देंगे। ठीक है, इसके अलावा एक प्रावधान यहां पर किया गया कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो है उसको आप मरम्मत नहीं करेंगे। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का जो फोर्ट है आपको दे दिया जाएगा, लेकिन वो टूट फूट जो गया है उसकी मरम्मत आप नहीं करेंगे। ये भी उसमें एक प्रावधान था, और ये अमर सिंह ने फॉलो किया, कर्ण सिंह ने फॉलो किया, उसके बाद उनके बेटे जगत सिंह फर्स्ट ने फॉलो किया। लेकिन जब जगत सिंह फर्स्ट के बेटे राज सिंह शासक बनते हैं तो उन्होंने मरम्मत शुरू कर दी, और उस समय यहां पर शासक थे शाहजहां, उन्होंने सेना भेजकर सब वापस से तोड़वा दिया। तो राज सिंह को समझ में आ गया कि मुगलों से पंगा लेना ठीक नहीं है। तो इस तरीके से एक विरोध किया था राज सिंह ने, और आगे चल करके फिर विरोध सामने भी आता है दुर्गादास राठौड़ के साथ में, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये हुई मेवाड़ मुगल संधि। तो लिखिएगा, अमर सिंह ने इस संधि द्वारा, अमर सिंह ने इस संधि द्वारा जहांगीर, ब्रैकेट में लिखिएगा मुगल, जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली, जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले ये मेवाड़ के पहले शासक बने। इस प्रकार ये मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले प्रथम शासक बने। मेवाड़ मुगल संधि 1615। तो आप लिखेगा, इनिशियली ही फॉलोड हिज फादर not to initially he followed his father Pratap, Mahana Pratap. Initially he followed his father Mahana Pratap not to accept subordination of Mughals, not to accept subordination of Mughals. But in 1615 he signed a treaty with Jahangir, a subordination treaty with Jahangir. But in 1615
he signed a subordination treaty with Jahangir. It is also known as Mewar Mughal Treaty or Prestigious Treaty. It is also known as Mewar Mughal Treaty or Prestigious Treaty. अब देखिए, अधीनता तो अधीनता है, चाहे आप खुद जाएं चाहे किसी और को भेजें। So he became the first ruler of Mewar. So he became the first ruler of Mewar who accepts subordination of Mughals, who accepted the subordination of Mughals. ठीक है भाई, तो इस तरीके से अमर सिंह के काल में और कोई स्पेशल घटना नहीं घटती है, केवल एक यही स्पेशल बात है। हालांकि अमर सिंह इससे बहुत ज्यादा परेशान थे, आहत हुए थे, बहुत ज्यादा उनको ठेस पहुंची थी कि देखिए मेरे फादर ने किस तरीके से जंगलों में भटक कर अपना जीवन गुजारा, लेकिन अधीनता कभी स्वीकार नहीं की और मैंने ये क्या कर दिया। तो इस चक्कर में वो बीमार पड़ने लगे और 1620 में हो जाती है उनकी डेथ। आगे उनके बेटे कर्ण सिंह बनते हैं शासक, लेकिन कर्ण सिंह के काल में ऐसी कोई विशेष घटना नहीं है। कर्ण सिंह के बाद जगत सिंह फर्स्ट बनेंगे, उनमें भी ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। वो सब मुगलों की अधीनता स्वीकार करते रहे और इस संधि की जो भी प्रावधान थे, प्रोविजंस थे, उन सबको वो फॉलो करते रहे। लेकिन आगे चल के जब राज सिंह शासक बनते हैं तो फिर एक थोड़ा सा मोड़ आता है इन दोनों के संबंधों में। अब वो क्या था उसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट शासक हैं आपके महाराणा। सबके आगे, नाम के आगे सबके महाराणा लगेगा भैया, ध्यान रखिएगा। अब सब महाराणा ही कहलाएंगे, ठीक है। और इनका जो रेन पीरियड है वो है आपका 1652 टू 1680, ये इनका रेन पीरियड है, शासनकाल। अब देखिए, जिस समय राज सिंह शासक बने तो ये कंटेम्पररी थे शाहजहां के, जो कि जहांगीर का बेटा था। तो शाहजहां उस समय शासक था और ये थोड़े महत्वाकांक्षी थे और नो डाउट अपने आप को काफी बड़ा शूरवीर भी समझते थे भी शूरवीर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत शुरू कर दी, उसका रेनोवेशन शुरू कर दिया। और जैसे ही शाहजहां को पता चला कि वहां पर ये काम चल रहा है तो उसने सेना भेज दी और उस सेना ने आकर वापस उस फोर्ट को तोड़ फोड़ दिया। अब राज सिंह की समझ में आ गया कि मुगलों से पंगा लेना अभी हाल फिलहाल ठीक नहीं है, इसलिए आगे इन्होंने उनकी सहयोग की ही नीति अपनाई जो कि अमर सिंह से चली आ रही थी, ठीक है। लेकिन देखिए, शाहजहां बीमार पड़ता है और शाहजहां के बीमार पड़ने पर उसके जो बेटे थे उनमें वार ऑफ सक्सेशन होता है। इसमें जो शाहजहां था वो अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को शासक बनाना चाहता था, जो कि हमेशा उसके पास ही रहता था शाहजहां के। इसके अलावा इनके जो और बेटे थे, एक था आपका औरंगजेब जो कि दक्कन का सूबेदार बना हुआ था। देखिए, सूबेदार किसे कहते हैं, ये सूबा सिस्टम जो था ये अकबर ने शुरू किया था और अपने राज्य को उन्होंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया था जिनको सूबा कहा जाता था। यानी एक प्रांत, प्रोविंस एक प्रोविंस को कहा जाता था सूबा, उनका जो, और उस सूबे का जो हेड होता था उसको सूबेदार कहते थे। तो औरंगजेब मतलब राजा पूरे साम्राज्य का जो हेड था और राजा के बाद जो मजबूत स्थिति होती थी वो सूबेदार की होती थी। तो वो दक्कन का सूबेदार था औरंगजेब।
इसके अलावा मुराद था, वो गुजरात का सूबेदार था, ठीक है ना। और एक और थे, नाम स्लिप हो रहा है, वो आपके बंगाल के थे। इस तरह से इनमें आपस में चारों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। तो जब ये उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, ये मुगल लोग आपस में लड़ भिड़ रहे थे, तो उसी समय जो आपके राज सिंह हैं, उन्होंने टीका दौड़ की। अब ये टीका दौड़ क्या थी, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। टीका दौड़ ये होता था कि जब भी कोई शासक बनता था, मेवाड़ की गद्दी पर बैठता था, तो उसका जो पहला वर्ष की जो पहले हंटिंग जो होती थी, शिकार जो करता था, वो अपने राज्य से बाहर वाले क्षेत्र में करता था। यानी उसका जो साम्राज्य था, उसका जो एम्पायर होता था, उससे बाहर वो जाता था और शिकार करके आता था। इसको कहा जाता था टीका दौड़। ठीक है, आई रिपीट, टीका दौड़ क्या था? जब भी कोई नया शासक बनता था, गद्दी पर बैठता था मेवाड़ में, तो एक ट्रेडिशन था कि वो जो पहला जो शिकार करेगा, शिकार खेलने जाते ही थे, तो पहला जो शिकार करेगा, वो वर्ष का जो पहला शिकार होगा, वो राज्य क्षेत्र से बाहर होगा। तो वो दूसरे राज्य में जाकर शिकार करता था। और ये बात अगले उस अड़ोसी पड़ोसी जो भी साम्राज्य का जो राजा है, उसको कह दिया जाता था कि भाई हम अटैक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम तो शिकार करने के लिए आ रहे हैं, हमारी टीका दौड़ चल रही है। तो वो इंफॉर्मेशन मिल जाती थी उसको, तो वो सचेत हो जाता था कि हाँ भाई ठीक है, ये हम पर कोई अटैक वगैरह नहीं है। ठीक, तो इसने क्या किया, राज सिंह ने अपने जितने भी खोए हुए प्रदेश थे जो मुगलों के अधीन थे, उन सबको टीका दौड़ के बहाने विजित कर लिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, टीका दौड़ के बहाने जितने भी अड़ोसी पड़ोसी जो इनके क्षेत्र थे, जो इनके एरियाज थे, जो कि मुगलों ने छीन लिए थे, अपने साम्राज्य में मिला लिए थे, उन सबको उस टीका दौड़ के बहाने, भाई निकले तो इस वजह से ही सब हम टीका दौड़ करने जा रहे हैं, ठीक, लेकिन उसी बहाने इन्होंने क्या किया, अटैक किया और उन क्षेत्रों को मेवाड़ में मिला लिया। अब उधर शाहजहां जो था बेचारा कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो तो वैसे ही जो है ना जूझ रहा है अपने बेटों के उत्तराधिकार के युद्ध से। और लास्ट में इस उत्तराधिकार युद्ध का ये निष्कर्ष क्या निकलता है, रिजल्ट क्या रहा? औरंगजेब ने अपने सभी भाइयों का कत्ल कर दिया और शासक बन बैठा। ठीक है, और जब औरंगजेब शासक बना तो उसको पता चला कि टीका दौड़ के बहाने इन्होंने क्या किया है, जो हमारे जो क्षेत्र थे, जो हमने इनसे छीने हुए थे, वो अपने साम्राज्य में मिला लिए। तो औरंगजेब कोई विरोध चाहता नहीं था, क्योंकि वो जस्ट अभी शासक बना था। तो उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ये छोटे मोटे जो एरियाज इसने जीते हैं, हम इनको दे देते हैं। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, मेवाड़ की सीमा अब यहां तक है। तो इस तरीके से शुरुआती दौर में औरंगजेब के साथ में राज सिंह के मधुर संबंध बने रहे। एक चीज और, यहां पर जो औरंगजेब था, उसने जब उसका उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, तो उसने अलग अलग शासकों से मदद भी मांगी थी। तो ऐसे ही औरंगजेब ने लेटर वगैरह भेजकर राज सिंह से मदद की गुहार की थी कि भाई आप मुझे मदद दीजिए। हालांकि राज सिंह ने कोई जो सैनिक मदद थी वो नहीं भेजी, लेकिन वो उसको एश्योरेंस देता रहा था, हाँ साहब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं हमेशा आपके साथ ही खड़ा हूं, आप जब चाहो तब मैं अपने सैनिक भेज दूंगा। ठीक है, तो ना तो औरंगजेब ने ही डिमांड की, उसको जरूरत नहीं पड़ी, पर औरंगजेब ये कहता रहा कि भाई जब भी मुझे मदद की जरूरत पड़े, आप उस समय, क्योंकि आप हमारे अधीन हैं, तो इस वजह से आप मेरी मदद कीजिएगा। और राज सिंह ने भी मना नहीं किया, वो भी एश्योरेंस देता रहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं सेना भेज दूंगा। तो इस तरीके से क्योंकि वो एश्योरेंस देता रहा था, उसने विरोध नहीं किया था, इसलिए औरंगजेब जब शासक बनता है तो वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है, आपने जो छोटे मोटे प्रदेश आसपास के जीत लिए हैं, ये आप ही के हैं, ये मेवाड़ के अंतर्गत मैं इनको मान्यता देता हूं। तो इस तरीके से शुरुआती दौर में औरंगजेब के साथ में राज सिंह के जो संबंध थे, जो रिलेशंस थे, वो काफी अच्छे रहे। लेकिन 1669 में एक घटना घट जाती है, जहां से खटास पैदा हो जाती है औरंगजेब और राज सिंह के बीच।
और शुरुआत जहां से होती है 1669 में, वो था चारुमती विवाह प्रकरण, चारुमती मैरिज एपिसोड। फिर एक मैरिज अटेंड करेंगे हम और उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लिखिएगा। राज सिंह, यह शाहजहां तथा औरंगजेब का समकालीन था। यह मुगल शासकों शाहजहां तथा औरंगजेब का समकालीन था। He was the contemporary of Mughal rulers. He was the contemporary of Mughal rulers Shahjahan and Aurangzeb. Contemporary of Mughal rulers Shahjahan and Aurangzeb. ठीक है। और शाहजहां ने देखिए इनको मनसब दिया था 5,000 का। अब बात ये आती है कि ये मनसब क्या होता है। देखिए, ये जो मनसब सिस्टम था, मनसबदारी सिस्टम था, इसकी शुरुआत की थी अकबर ने। बस थोड़ा समझ लीजिए, मनसबदारी सिस्टम बहुत लंबा चौड़ा है अगर हम एज अ हिस्ट्री सब्जेक्ट अगर देखते हैं, लेकिन यहां पर हम जीके के हिसाब से समझेंगे। मनसब का जो शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है एक तो पद, रैंक। जो आर्मी ऑफिशियल्स होते थे अकबर के, शुरुआत उसी ने की थी, तो उन आर्मी ऑफिशियल्स का रैंक पता चलता था मनसब से। ठीक है। और ये मनसब जो रखा, रैंक जो उसने रखा, वो मिनिमम था 10 एंड मैक्सिमम था 5,000। ये अकबर के टाइम की बात है। बाद में अकबर ने अपने लास्ट के जो स्टेजेस थी, उसके जो टाइम पीरियड था, रेन पीरियड, उसमें इसको मिनिमम को बढ़ा के कर दिया 20 और मैक्सिमम को कर दिया 7,000। यानी अकबर के टाइम में मैक्सिमम मनसबदार जो होता था वो 7,000 का होता था। अदर देन हिंदू, अदर देन मुगल्स, उनको लोअर मनसब ही दिया जाता था, लोअर रैंक ही दिए जाते थे। ये अपर रैंक जो होते थे, ये रॉयल फैमिलीज के लिए हुआ करते थे। यानी कि जैसे जो मुगल शासक हैं, उनके बेटे वगैरह हैं, उनको टॉप मोस्ट ये पद दिया जाता था और जनरली वही उस पद पर रहते थे। मानसिंह फर्स्ट, जो कि आगे हम देखेंगे, जो आपका ढूंढाड़ राज्य का शासक बना था, वो एकमात्र ऐसा शासक था जिसको टॉप मोस्ट मनसब दिया गया था। पहले 5,000 और जब बाद में इसको बढ़ाया तो 7,000। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। तो अब क्या है कि एक तो पद का पता चलता था, रैंक का, मनसब से, कि मान लीजिए कि साहब 2 मनसबदार मिले आपस में। अब उनका कोई ड्रेस कोड तो होता नहीं था, सिविल ड्रेस ही पहनते थे वो, तो पता कैसे चले कि भाई ये रैंक क्या है। अब जैसे आप किसी पुलिस ऑफिसर से मिलें या फिर किसी आर्मी ऑफिसर से मिलें, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि किस रैंक का ये व्यक्ति है। यहाँ पर स्टार्स वगैरह लगे होते हैं और दूसरे निशान लगे होते हैं, उससे आप पहचान सकते हैं। ऐसे ही आर्मी में भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो मनसब हैं, मनसबदार हैं, जिनको मनसब मिला हुआ उनको मनसबदार कहते थे, और इस सिस्टम को कहा जाता था मनसबदारी सिस्टम। वो आपस में मिले, मुलाकात हुई, और भाई आप कौन सा? मैं मनसबदार। अच्छा, मैं भी मनसबदार। अच्छा, आप कितने के मनसबदार साहब? कि बोले कि मैं 2,000 का मनसबदार हूं। ये कोई तनख्वाह वगैरह नहीं है, ध्यान रखिएगा। बस ये कि साहब 10 का मनसबदार, 100 का मनसबदार, 1,000 का मनसबदार, 2,000 का मनसबदार, 5,000 का मनसबदार, इस तरह से कि मैं 2,000 का मनसबदार, मुझे 2,000 मिले हुए हैं, 2,000 मनसब। तो दूसरा बोला ओके, मैं
3000 का मनसबदार हूं। अब ये जो मनसबदार है ये समझ गया कि इसका रैंक मेरे से हाई है। ठीक है, तो इस तरीके से रैंक का पता चलता था। ठीक, इस मनसबदारी सिस्टम में जात और सवार भी हुआ करते थे। जात और सवार का मतलब है कि जो ये मनसब मिला हुआ ये तो उसकी जात, जात का मतलब जाति मत समझिएगा, और सवार का मतलब है घुड़सवार। यानी कि 2000 का मनसबदार है तो ये तो हो गई उसकी जात, और मान लीजिए उसको 2000 ही घुड़सवार अपने साथ रखने हैं तो 2000 जात और 2000 सवार का मनसबदार। ठीक है, तो जो मनसब है, रैंक जो है वो जात से पता चलता था। अब हो सकता है एक और मनसबदार हो जो 2000 का ही मनसबदार है, यानी उसकी जात जो है 2000 की है, लेकिन उसको घुड़सवार रखने हैं 1000। तो ये होने को तो 2000 का मनसबदार है, जात इसकी जो है 2000 ही है, लेकिन इसके पास में घुड़सवार है 1000, यानी सवार जो है इसका 1000 है। यानी कि 2000 जात और 2000 सवार वाला जो मनसबदार है वो इससे थोड़ा सा हाई रैंक का है, भले चाहे उसकी 2000 जात हो दोनों का, लेकिन सवार क्योंकि ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा उसका रैंक हायर होगा। तो एक तो ये पद पता चलता था। आई थिंक आपकी बात समझ में आ रही होगी। ओके, चलिए अब देखिए, एक तो पता चल गया रैंक, और एक उसका पता चलता था स्टेटस। इसका एक शाब्दिक अर्थ और है स्टेटस, उसकी स्थिति कहां, स्टेटस उसका कोर्ट में, मुगल कोर्ट में उसका स्टेटस पता चलता था। अब कैसे पता चलता था, जैसे मान लीजिए कोर्ट है, यहां पर अलग अलग लोग बाग बैठे हुए हैं इस तरीके से दोनों तरफ, यहां पर ये मनसबदार बैठे हुए, यहां ये आपका राजा बैठा हुआ है। ठीक है, अब आप दरबार में एंटर हुए, आपने एंट्री ली और आपने देखा यहां पर जो भी राजा के आसपास, यानी टॉप पर तो राजा है, उसके नीचे यहां आसपास जो भी बैठे होंगे वो टॉप मोस्ट मनसबदार राजा के पास बैठते थे। जैसे जैसे आप इधर पीछे चलेंगे तो इनका रैंक घटता जाएगा, इनकी स्थिति जो है वो पीछे की तरफ चलती जाएगी, तो ये लोअर मनसबदार वाले लोग बाग हैं। ठीक है, तो एक निश्चित संख्या तक जो मनसबदार होते थे जिनको कोर्ट में जाने की अनुमति होती थी, उससे उनकी औकात कह लीजिए, अगर हम सीधे साधे देशी शब्दों में कहें तो उनकी स्थिति का पता चलता था, उनका स्टेटस का पता चलता था कि उनका स्टेटस आफ्टर ऑल है कैसा। आई थिंक ये हाँ, आगे चलकर देखिए, ये जो आपका मनसब है पहले 5000 और 7000 जो कि अकबर के शासनकाल में था, आगे चलकर दूसरे जो शासक हुए मुगल शासक, उन्होंने इसको बढ़ाते चले गए और ज्यादा। ठीक है ना, 22-22 हजार तक का मनसब होने लगे। ठीक है, तो शुरुआती में तो ये 5000 और 7000 का था, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो इसको बढ़ाते चले गए थे। ठीक है भाई, आई थिंक ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ये अकबर ने स्टार्ट किया था भाई, मनसबदारी सिस्टम जो था अपनी आर्मी में, ये अकबर ने स्टार्ट किया था। भाई ये क्या कह रहे हैं आप, इंजीनियर डीडी पाल सर, पहले लेटर समझ में नहीं आ रहा भाई, थोड़ा क्या लिखा हुआ है, मुझे लगा कुछ चश्मे का भी नंबर बढ़ गया दिखता है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए खैर, तो इस तरीके से ये था आपका मनसबदारी सिस्टम। चलिएगा, तो इस तरीके से यहां पर इनको मनसब दिया गया है, शाहजहां ने मनसब दिया, 5000 का मनसब प्रदान किया इनको। ठीक है, चलिएगा, अब हम आते हैं कृष्णा कुमारी मैरिज
सॉरी कृष्णा कुमारी कह रहा हूं, चारुमती मैरिज एपिसोड, कृष्णा कुमारी विवाह प्रकरण। तो आगे अब क्या है, इनके संबंध जो है वो मधुर बने हुए हैं, सही संबंध चल रहे हैं। लेकिन 1669 में एक आता है चारुमती विवाह प्रकरण। अब ये चारुमती मैरिज एपिसोड क्या था, इसको जरा हम समझ लें। तो देखिए यहां पर एक आपका राज्य है किशनगढ़, जहां के उस समय शासक थे मानसिंह। कोई मानसिंह फर्स्ट सेकंड नहीं है भाई। इधर मेवाड़ राज्य है जहां के शासक हैं राज सिंह। किशनगढ़ की राजकुमारी हैं प्रिंसेस हैं चारुमती। ये मानसिंह जो हैं ये चारुमती के भाई हैं, ठीक है। किशनगढ़ की राजकुमारी है चारुमती, और किशनगढ़ के उस समय जो शासक थे 1669 में मानसिंह थे, मानसिंह की बहन थी चारुमती, यानी ये भाई थे चारुमती के। अब मानसिंह क्या करते हैं, चारुमती का विवाह प्रस्ताव भेज दिया औरंगजेब के पास कि साहब हमारी बहन जी हैं और हम चाहते हैं कि इनका विवाह आपके साथ हो जाए। तो फिर क्या हुआ, औरंगजेब ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। विवाह प्रस्ताव भेजा गया मानसिंह द्वारा औरंगजेब के दरबार में, काफी भेंट वगैरह दी गई और औरंगजेब ने एक्सेप्ट कर लिया, रिश्ता पक्का, ठीक है। लेकिन चारुमती जो थी वो मुगल परिवार में नहीं जाना चाहती थी दुल्हन बन करके। चारुमती की इच्छा नहीं थी कि मैं मुस्लिम्स के साथ में ब्याही जाऊं, इसलिए चारुमती ने मैसेज पहुंचा दिया, एक लेटर भेज दिया भाई राज सिंह के पास में कि साहब मेरा विवाह प्रस्ताव वहां भेज दिया गया है, लेकिन मैं आपका वर्ण करती हूं, मैं आपको एज ए पति एक्सेप्ट करती हूं, अब आप आइए और मुझे ब्याह कर ले जाइए, ठीक है। ये राज सिंह से कहा। अब देखिए ये बहुत जद्दोजहद वाली बात हो गई राज सिंह के साथ में, क्योंकि आप सोचिए कि अब चारुमती फियांसे हैं औरंगजेब की, और किसी की फियांसे को आप जबरदस्ती ब्याह कर लाएं, और खास तौर से औरंगजेब जैसे शासक की, मुगल शासक की, तो वो क्या गत बनाएगा, ये राज सिंह बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तो या तो एक ऑप्शन ये है कि मना कर दे कि नहीं भाई देखो तुम उसकी फियांसे हो तो अभी मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूं, और वो देखो औरंगजेब मुझे पीटेगा, या तो ये कह करके मना कर दे। लेकिन इसमें बेइज्जती बहुत है, लड़की खुद ऑफर कर रही है कि मुझे ब्याह कर ले जाइए, और यहां पर राज सिंह एक वीर शासक हैं, तो किस बात के वीर हुए भाई, ठीक है। और अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो डेफिनेटली यहां पर इस विवाह को औरंगजेब तो नहीं होने देगा, वो अपनी आर्मी भेज करके
सब ध्वस्त कर देगा। अब इस जद्दोजहद में इन्होंने सोचा कि अगर कोई व्यक्ति औरंगजेब की सेना को रोक सकता है जो कि वीर योद्धा है मेरे राज्य में, वो है रतन सिंह। तो यहां पर रतन सिंह इनके सामंत हैं, एक योद्धा है जो इनके दरबारी हैं राज सिंह के। तो इन्होंने देखा राज सिंह ने कि भाई रतन सिंह जो है वो डेफिनेटली मुझे बचा सकते हैं इस मुसीबत से, क्योंकि रतन सिंह नो डाउट बहुत बड़े वीर योद्धा थे और औरंगजेब की सेना को यही रोक सकते हैं। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम थी, अभी अभी रतन सिंह की शादी हुई थी, न्यूली मैरिड थे ये, और अगर रतन सिंह जा रहे हैं औरंगजेब से मुकाबला करने तो ये कंफर्म था कि ये वापस नहीं लौट कर आएंगे, ये वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। तो कैसे इनकी नवविवाहिता को, जस्ट मैरिज ही हुई है, तो कैसे मैं उनको विधवा कर दूं? तो इस पशोपेश में थे, असमंजस में थे। तो फिर क्या हुआ? अब हुआ ये कि जब रतन सिंह को इस बात का पता चला, ठीक है, तो रतन सिंह ने राज सिंह से कहा कि लानत है ऐसी जिंदगी पर जो मैं मेवाड़ के काम ना आ सकूं। आज मेवाड़ की नाक का सवाल है, अगर हम मना कर देते हैं तो हमारी नाक कट जाएगी, चारुमती क्या कहेगी? एक लड़की की नजरों में गिर जाना, इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। अभी तो उसने लेटर भेजा है, हो सकता है अगली बार वो चूड़ियां भेज दे, लो पकड़ो ये पहनो, और चाहो तो मैं घघरा भी भिजवा देती हूँ आपके लिए, उसको पहन करके आराम से अपने महलों में बैठो। किस बात के तुम शूरवीर हो, किस बात के योद्धा हो, कितना बड़ा तुम्हारा राज्य, काहे के खाक शासक हो तुम? मैं ऑफर दे रही हूं और आप मुझे ब्याह के नहीं ला सकते, कितनी बड़ी बेइज्जती की बात थी। तो इन्होंने कहा कि सर आप तो विवाह की तैयारी करो, उसको मैं रोकूंगा, और ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात होगी कि मैं मेवाड़ की रक्षा के लिए काम आ गया। कन्विंस करता है राज सिंह को, और राज सिंह तैयार हो जाते हैं इस चीज के लिए कि रतन सिंह को भेजा जाए औरंगजेब की सेना का मुकाबला करने के लिए। अब राज सिंह पूरी विवाह की तैयारी करके जाने के लिए तैयार है अपनी बारात को लेकर किशनगढ़, और इधर रतन सिंह ने पूरी तैयारी कर ली, अपने आर्मी को ऑर्गेनाइज किया औरंगजेब से मुकाबला करने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अब रतन सिंह जब युद्ध के लिए चल रहे हैं, जा रहे हैं, तो उससे पहले इन्हें अपनी नवविवाहिता की याद आ गई। ठीक है, नवविवाहिता की याद आई, न्यूली मैरिड है, नो डाउट याद तो आएगी ही। तो इन्होंने कहा चलो एक बार मिल आऊं। तो इनकी जो न्यूली मैरिड जो ब्राइड थी, इनकी नवविवाहिता, वो थी हाड़ी रानी। और ओरिजिनल नेम था सहल कंवर। जो कि पॉपुलरली हाड़ी रानी के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है जी, देखिए कर्मवती भी हाड़ी रानी के नाम से जानी, क्योंकि हाड़ा राजपूत थी, लेकिन जो पॉपुलर हाड़ी रानी है, जिनके नाम पर हमारी बटालियन भी बनी हुई है, वो हाड़ी रानी सहल कंवर थी। ठीक है जी, तो अब हुआ ये कि रतन सिंह अपनी नवविवाहिता सहल कंवर से मिलकर वापस लौट आए, और जब ये जा रहे हैं युद्ध के लिए, फिर इनको सहल कंवर की याद आ गई। तो रतन सिंह ने सोचा कि यार ये बार बार मुझे याद आएंगी, तो बेटर है कि मैं एक इनकी निशानी ले चलूं, क्योंकि कभी भी बैटलफील्ड में जब हम लड़ रहे होंगे इनकी याद आएगी तो उस निशानी को देख लूंगा और मेरी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। चलो भाई, उनकी निशानी मेरे साथ में है। तो रतन सिंह ने अपना एक दूत भेजा है, किसके पास?
सहल कंवर के पास और उसने कहा कि अगर मुझे इनकी याद आती है तो मुझे कोई निशानी चाहिएगी ताकि मैं उस निशानी को देखकर संतुष्ट हो जाऊं। तो अब रतन सिंह जब भेजते हैं सहल कंवर के पास में दूत, तो सहल कंवर चिंतित हो उठती है, उसको टेंशन हो जाती है, क्योंकि अगर सहल कंवर बार बार याद आ रही है तो नो डाउट ध्यान भटकेगा, ध्यान भटकेगा तो प्रॉपरली युद्ध नहीं कर पाएंगे, प्रॉपरली युद्ध नहीं कर पाएंगे तो युद्ध हारेंगे। इस काम के होने से पहले कहां गया काम? ओ गॉड, अरे इस विवाह को किसकी नजर लग गई भाई? ओहो, ये मुझे लग रहा है डिलीट वाले उस पर हो गया, दिखता है। चलिए खैर, अभी बना देता हूं मैं, अभी बना देता। ये हो क्या रहा है आज? ये मुझे लग रहा है औरंगजेब का भूत आ गया दिखता है यहां पर, वो इस विवाह को नहीं होने दे रहा है। चलिए खैर, जो भी है, चलिए भाई। अब देखिए, यहां पर अगर प्रॉपरली विवाह नहीं हो पाएगा तो नाक कट जाएगी मेवाड़ की, और दोषी कौन ठहराया जाएगा? ना तो राज सिंह को दोषी ठहराया जाएगा, ना रतन सिंह को दोषी ठहराया जाएगा, दोषी ठहराया जाएगा हाड़ी रानी सहल कंवर को। क्यों? इसलिए कि ठीकरा भारतीय समाज में नारी पर ही फोड़ा जाता है। बात समझ में आई ना, कि कोई भी काम हो ठीकरा फोड़ दो नारी पर। जैसे आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, भले चाहे मैथ्स रही हो लेकिन कभी तो बायोलॉजी पढ़ी होगी। अगर एक परंपरा रही है कि अगर बेटी जनी, बेटी को पैदा किया तो दोषी कौन? दोषी वो महिला, जबकि उसके बेचारी का कोई दोषी नहीं है। अगर हम जेनेटिकली देखें तो दोषी तो कोई भी नहीं देखने को तो, लेकिन फिर भी अगर दोषी ठहराना ही है तो पुरुष को ठहराइए, क्योंकि एक्स वाई जो है पुरुष लेकर के बैठा हुआ, जबकि महिलाओं के पास में तो एक्स एक्स ही है। तो वो तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जिम्मेदार ही नहीं किसी भी रीजन से, तो जिम्मेदार कौन हुआ? पुरुष। लेकिन पुरुष को नहीं जिम्मेदार ठहराएंगे कि फिर बेटी जन्म दी। मतलब इस तरह का हिसाब किताब रहता है कि ठीकरा फोड़ा जाता है महिलाओं पर ही। तो ठीकरा फोड़ा जाएगा सहल कंवर पे कि मरी इतनी सुंदर थी, बेचारे को बार बार याद आ रही थी और इसी वजह से हार गया वो। मतलब वो नहीं कि वो क्यों याद कर रहा था, अरे अपना कंसंट्रेट होकर युद्ध करे ना, सहल कंवर को देखा है, खत्म हो गई बात। तो अब सहल कंवर ने इस बात को ध्यान में रखते हुए उसको कहा कि भाई मैं तुझे एक निशानी दे रही हूं, इसको तू ले जा, उसको दे देना, जब भी वो याद आए तो इस निशानी को देख लेगा। अब सब थाली में कपड़ा ढक करके सहल कंवर ने वो दे दिया निशानी, और जब वो थाली लेकर गया रतन सिंह के सामने, और जब कपड़े को हटाया रतन सिंह ने, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सहल कंवर ने अपना शीश काट कर दे दिया था रतन सिंह को एज अ निशानी। ठीक है भाई। अब देखिए क्या होता है कि जो चीज या कोई वस्तु या कोई व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा प्रिय हो, तो फिर पता चले साहब वो खत्म हो गई, इस दुनिया में ही नहीं है, तो फिर व्यक्ति का जीने की चाह खत्म हो जाती है। ठीक है, नो डाउट सहल कंवर से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तो क्योंकि वो जिंदा थी तो निशानी देखने के बाद भी, अब देखिए मान लीजिए वो कोई और निशानी दे देती, मान लीजिए अंगूठी दे देती। अब अंगूठी पहन ली साहब रतन सिंह ने अंगूठी पहन ली और लड़ रहे हैं साहब जबरदस्त तरीके से, अचानक याद आ गई ओहो सहल कंवर, तो फिर क्या करेंगे? अंगूठी देखेंगे। ठीक, अंगूठी देखी, फिर वापस लड़ना चालू कर दिया, फिर थोड़ी देर में फिर सहल कंवर याद आ गई, अरे सहल कंवर, फिर देखा अंगूठी, तो कंसंट्रेशन पूरी तरीके से युद्ध में नहीं रहा। तो कोई भी निशानी देती तो डेफिनेटली
वहां पर वो फुल कंसंट्रेशन से युद्ध नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, शीशी काट के दे दिया कि जब सहल कंवरी खत्म हो गई तो अब मैं जीकर क्या करूंगा। तो यानी कि जब आदमी की जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है तो लास्ट क्या है, मौत। और फिर उसके अंदर जोश पैदा हो जाता है कि मरना तो है ही, तो क्यों ना फिर मार के ही मरे, कि सहल कंवर तो गई, अब मुझे भी जाना है। तो पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ में वो युद्ध करते। तो उन्होंने क्या किया, रतन सिंह ने उनके जो केश थे उनसे उस नरमुंड को गले में बांधा और चले जबरदस्त तरीके से सर पर कफन बांधकर कि अब तो मरना ही है, सहल कंवर तो गई, मैं भी उसके साथ में चला जाऊंगा, वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा और हम स्वर्ग में जाकर मिलेंगे। इस तरह की भावना आई होगी। और इस तरीके से इधर तो राज सिंह युद्ध कर रहे हैं, सॉरी विवाह कर रहे हैं, और उधर औरंगजेब ने जब सेना भेजी तो रतन सिंह की सेना उनके साथ में मुकाबला कर रही है, मेवाड़ी सेना रतन सिंह के नेतृत्व में। और इतना जबरदस्त तरीके से आक्रमण किया औरंगजेब की सेना पर कि औरंगजेब की सेना यहां से भाग खड़ी हुई। इधर हालांकि रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। सेना लास्ट में क्या हुआ, नो डाउट औरंगजेब की सेना थी, भाई कब तक लड़ते उसके साथ में, तो सारी सेना खत्म हो गई। लेकिन इधर राज सिंह ने विवाह संपन्न किया बिना किसी विघ्न के। तो ये जो क्रेडिट जाता है, जो इस विवाह को पूर्ण कराने में हुआ, वो क्रेडिट जाता है सहल कंवर को। रतन सिंह को जाता है, लेकिन रतन सिंह बीच में विचलित हो गए, निशानी मांगने लगे, तो इसलिए ये क्रेडिट पूरी तरीके से सहल कंवर को जाता है। उसने बुद्धिमानी पूर्वक ऐसी निशानी दी कि रतन सिंह पूरी तरीके से तन्मयता के साथ में युद्ध करके और उस विवाह को संपन्न करवा पाए। तो इस तरीके से यहां पर ये चारुमती विवाह प्रकरण खत्म होता है और राज सिंह उसको सकुशल ब्याह कर ले आए मेवाड़। अब देखिए, इट वॉज अ ग्रेट स्लैप ऑन द फेस ऑफ औरंगजेब। बताइए कि किसी की फियांसे जो है, जिसके साथ में उसका सगाई हो चुकी है, और वो किसी और के साथ भाग जाए और वो देखता ही रह जाए, कुछ ना कर सके। सोचिए कितनी बड़ी बात है। लेकिन यहां पर औरंगजेब ने थोड़ा सा संयम से काम लिया और संयम से काम लेते हुए उसने कहा ठीक है यार, एक लड़की की वजह से क्यों राज सिंह से पंगा लूं। नो डाउट वीर तो था ही, इसमें तो कोई दोहराए वाली बात नहीं, राज सिंह बहुत बड़े वीर योद्धा थे। बोले चलो जाने दो, लेकिन एक मन में खटास जरूर पैदा हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये था चारुमती विवाह प्रकरण। आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए इसी फॉर्म में। बात है 1669 की। यहां पर आपके किशनगढ़ की, आई थिंक ये बात आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी, राजकुमारी हैं चारुमती, और यहां के जो शासक हैं वो हैं मानसिंह, जो कि चारुमती के भाई हैं। ठीक है, मानसिंह चारुमती का विवाह प्रस्ताव भेजते हैं औरंगजेब के पास। ठीक है, इधर आपके मेवाड़ के शासक हैं राज सिंह। लेकिन चारुमती किसको चूज करती है, राज सिंह को करती है, वर्ण करती है, चूज करती है। ठीक है, अब इनके एक सामंत हैं रतन सिंह, रतन सिंह, और रतन सिंह की जो नव विवाहिता हैं वो हैं आपकी सहल कंवर।
जो कि हाड़ी रानी के नाम से जानी जाती हैं। नवविवाहिता जो है ये इनके सामंत हैं। ठीक है भाई। और ये जो सहल कंवर है ये अपना शीश काटकर शीश दिया रतन सिंह को। ठीक है। और यहां पर दोनों का विवाह संपन्न होता है। इस तरीके से डायग्राम में आप समझ सकते हैं इसको। जल्दी से बना लीजिएगा भाई। ओके, चलिए अब देखिए आगे चलें। आगे चलें भाई, सबने बना लिया मेरे ख्याल में। अब बात है 1679 की, जहां पर पूरी तरीके से विरोध में आ गए हैं राज सिंह और औरंगजेब। देखिए एक जजिया कर हुआ करता था जो कि मुस्लिम्स ने लगाया था सबसे पहले। मोहम्मद बिन कासिम था फर्स्ट इन्वेडर भारत में, जो मुस्लिम इन्वेडर था, और उसने ये टैक्स लगाया था। ये टैक्स क्या था? ये नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। जजिया जो था ये नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। कुछ लोग इसको धार्मिक कर कहते हैं, कुछ कहते हैं कि साहब पता नहीं क्या क्या और दूसरी बातें बताते हैं। ऐसा कुछ नहीं था। जजिया कर एक कर था जो कि नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। तो मुस्लिम लोग ये कहते थे कि क्योंकि हम यहां पर आपकी रक्षा करने के लिए हैं, हम शासक हैं, और आप क्योंकि मुसलमान नहीं हैं, आप हमारे धर्म के नहीं हैं, तो इस वजह से हम आपकी रक्षा कर रहे हैं अदर धर्म के, तो इसलिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो जजिया लिया जाता था। दो ही ऑप्शन है, या तो जजिया दीजिए या फिर मुसलमान हो जाइए, तो आपको जजिया नहीं देना होगा। तो ये टैक्स था जो मोहम्मद बिन कासिम से चलता चला गया और अकबर तक चला, लेकिन अकबर ने इसको माफ कर दिया। अकबर ने माफ करने के बाद औरंगजेब ने इसको वापस लागू कर दिया 1679 में, वापस लागू किया अगेन। ठीक है, बात समझ में आ गई आपकी? देखिए ये फिर वो डिटेल वाली बात हो जाती है। ब्राह्मणों पर, लूले लंगड़ों पर, निर्धनों, उनसे जो जजिया नहीं लिया जाता था। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं भाई आप? मानसिंह के औरंगजेब के पास मैरिज प्रपोजल भेजने का कोई स्पेशल रीजन था क्या? मानसिंह का औरंगजेब कहां आ गए? मानसिंह औरंगजेब, मानसिंह पहले ही चल बसे भाई। आपकी बात मैं समझ नहीं पाया हूं भाई। चलिएगा, अब देखिए इन्होंने जजिया कर लागू कर दिया वापस, और इन्होंने राज सिंह से कहा कि साहब आपके राज्य में आप जजिया कर वसूलिए और मुझे दीजिए। यह चीज राज सिंह ने क्लियरली मना कर दिया कि कोई जजिया वजिया नहीं दिया जाएगा आपको,
हम कोई जजिया नहीं देंगे, पूरे विरोध में आ गए ये, ठीक है। और इन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि हम आपको जजिया नहीं देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई आपके। तो अब यहां पर पूरी तरीके से टकराव हो रहा है दोनों का। तो औरंगजेब ने कहा ठीक है, अगर आप जजिया नहीं दोगे, क्योंकि खटास तो पहले ही पैदा हो गई 1669 में, भूला नहीं है चारुमती को औरंगजेब अभी भी, नो डाउट काफी खूबसूरत राजकुमारी थी। तो इतनी खूबसूरत राजकुमारी कोई ले उड़ा तो डेफिनेटली गुस्सा तो था, लेकिन उस वक्त तो इसने अपमान का घूंट पीकर रह गया। लेकिन जब यहां पर 10 साल बाद जजिया वापस लगाया गया और इसने मना किया, तो अब औरंगजेब ने कहा कि भाई अब ये अपनी हदें पार कर रहा है, तो अब डेफिनेटली इनको परिणाम भुगतना होगा, ठीक है। इधर देखिए क्या होता है कि हम आगे देखेंगे दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को, ये जसवंत सिंह प्रथम थे शासक मारवाड़ के, जोधपुर के, और उनके एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामंत थे, उनके दरबारी मंत्री थे दुर्गादास राठौड़। ये हम आगे देखेंगे। जसवंत सिंह की मौत के बाद में अजीत सिंह पैदा होता है और अजीत सिंह को मारना चाहता था औरंगजेब। तो दुर्गादास राठौड़ उसकी रक्षा करते हुए किसी तरीके से उसको बचा लाते हैं और यहां पर फिर अजीत सिंह को लेकर पहुंचते हैं आपके राज सिंह के पास में, ठीक है। और उनसे कहते हैं कि भाई हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। तो यहां पर राज सिंह पहले ही खार खाए बैठे हुए हैं, पहले विरोध चल रहा है, तो ये सहर्ष तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपका भी शत्रु है राज सिंह, सॉरी औरंगजेब, और मेरा भी शत्रु है औरंगजेब। तो अब यहां पर मारवाड़ और मेवाड़ दोनों मिलकर मुकाबला करते हैं औरंगजेब का। औरंगजेब क्या करता है कि अपना एक बेटा है उसका अकबर नाम का, देखिए अकबर शासक कभी, ये अकबर कभी शासक नहीं बन पाया, इसलिए अकबर सेकंड हम नहीं कहेंगे, ठीक है। नाम अकबर था उसका, शासक कभी नहीं बन पाया। तो उसने सेना के साथ में आक्रमण करने के लिए कह दिया इधर आपके इन मारवाड़ और मेवाड़ राजपूतों के खिलाफ अकबर को सेना लेकर भेजा। लेकिन यहां पर दुर्गादास राठौड़ अपनी चातुर्य से क्या करता है, अकबर को अपने फादर औरंगजेब के खिलाफ कर देता है, बगावत करने के लिए खिलाफ कर देता है कि भाई हम तेरे को शासक बनाएंगे, मदद हम देते हैं, तो अपने बाप के खिलाफ बगावत कर दे। तो इधर क्या हुआ, इधर यह हुआ कि अकबर तैयार हो गया इस चीज के लिए, ठीक है। इससे पहले कि वो विद्रोह करता 80 में हो जाती है डेथ राज सिंह की, ठीक है। तो यहां पर इसकी मदद करते उससे पहले ही डेथ हो जाती है। और बाद में हम आगे चल के मारवाड़ में देखेंगे कि औरंगजेब किस चालाकी से अकबर के इस विद्रोह को विफल कर देता है और फिर अकबर भाग जाता है दक्षिण में दुर्गादास राठौड़ के साथ मराठों की शरण में। ये आगे की बात है। तो इस तरीके से यहां पर मारवाड़ और मेवाड़ दोनों एक होकर औरंगजेब की खिलाफत कर रहे हैं। इससे पहले कि खिलाफत आगे बढ़ती, राज सिंह की डेथ हो जाती 1680 में, ठीक है। मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई आपकी। चलिए भाई, देखिए घन सुंदर जी, अकबर महान क्यों कहलाया, अगर हम इस पे देखें तो ये हमारा एक अलग डिबेट का विषय बन जाता है। देखिए हिसाब से तो महान तो हम क्या कहेंगे, अशोक था महान, नो डाउट। अशोक का जो हम साम्राज्य देखें तो अकबर से काफी बड़ा था। अकबर का तो इतना बड़ा नहीं था, माना कि इसने पूरे भारत पर अधिकार किया था, लेकिन देखिए कंपैरिजन जब हम करते हैं, महान कहना मेरे हिसाब से, मैं तो महान नहीं कहूंगा अकबर को, अगर मैं पर्सनली बात करें मेरी, तो मैं तो उसको महान नहीं कहता हूं, महान है अशोक, नो डाउट। लेकिन क्योंकि उदार था, तीर्थ यात्रा कर, पिलग्रिमेज जो टैक्स था वो खत्म कर दिया, स्लेवरी सिस्टम, दास प्रथा थी वो खत्म कर दी, जजिया जो कि इंप्लीमेंट किया था आपके मुस्लिम्स ने ही, और मैक्सिमम ने जो है इसको इंप्लीमेंट किया, फिरोज शाह तुगलक ने तो ब्राह्मणों से भी वसूला था, ठीक है ना। तो उसको जो है इसने माफ कर दिया। इसने कभी भी जो राजपूत जो महिलाएं थी जो इनके ब्याह कर लाते थे जिनको, ये उनके साथ में कभी ऐसा नहीं किया कि नहीं आपको धर्म परिवर्तन। हरखाबाई जो कि खुद इसकी पत्नी थी, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जो है वो अपना पूजा पाठ जो भी है वो सब करती थी, धर्म परिवर्तन उसने अपना नहीं किया था।
तो ये सब बातें हैं जो जिसकी वजह से इतिहासकार इनको कह देते हैं कंपैरेटिवली, अगर हम दूसरे उनकी बात करें मुगल शासकों की, तो उससे जो है ये थोड़ा सा उदार था, इस वजह से महान कह दिया गया। ठीक है, चलिए खैर जो भी है। तो लिखिएगा 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लागू किया। इन 1679 औरंगजेब enforced jizya tax. In 1679 औरंगजेब अगेन वर्ड यूज कर लीजिए एक बार, अगेन enforced jizya tax and ordered Raj Singh to collect it in Mewar, and ordered Raj Singh to collect it in Mewar। 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लागू किया तथा राज सिंह से मेवाड़ में इसे एकत्र करने का आदेश दिया राज सिंह स्ट्रेट फॉरवर्डली रिफ्यूज्ड टू पे जजिया। राज सिंह स्ट्रेट फॉरवर्डली रिफ्यूज्ड टू पे जजिया। राज सिंह ने जजिया देने से साफ इनकार कर दिया। ठीक है, और देखिए यहां पर अब इन्होंने एक टाइटल ग्रहण किया है राज सिंह ने, विजय कटकातु, जिसकी विजय को कोई काट ना सके। ये टाइटल इन्होंने ग्रहण किया है। ठीक है, राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की। राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की। ये आ चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा अभी। राज सिंह got a title of Vijay Katkatu. Raj Singh got a title of Vijay Katkatu. कृष्ण कुमार जी, हरखाबाई, जोधाबाई, ये हम आगे देखेंगे कौन थी हरखाबाई, क्या वाकई में जोधाबाई से विवाह हुआ था अकबर का या नहीं हुआ था, इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये एक बहुत ही ज्यादा कंट्राडिक्टरी टॉपिक है जिसको मैं आपको क्लियर करूंगा आगे चलकर। ठीक है, चलिए भाई, अब मेरे को लग रहा है मैक्सिमम लोग बाग यहां उपस्थित हैं, तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं। देखिए, खातोली कहां है, इस बात पर थोड़ा हमारा डिस्कशन भी हुआ था और मैंने आपको बताया था बूंदी। इसमें हमारे एक स्टूडेंट घन सुंदर जी, उनका काफी वो चला व्हाट्सएप पे, उन्होंने कहा कि सर इस तरह से ये मैं वहीं का हूं और ये जो है ये वही है, कोटा वाला है ना कि बूंदी वाला। ठीक है, तो अब हुआ ये एक मिनट में जरा आपको थोड़ा सा ये मैंने इनको कुछ प्रूफ भी भेजे थे भाई।
हमारी काफी इसमें डिस्कशन हुआ था और मैंने जो इनको, देखिए ये शर्मा व्यास की बुक है, शायद आप देख पा रहे हो इसको, शर्मा व्यास की बुक, शायद थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये मैंने इनको भेजा था इसमें, और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि बूंदी के निकट, अगर आप देख पा रहे हो तो शायद क्लियर हो, लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक ये बूंदी के निकट है लिखा हुआ इसमें, फिर इसके बाद में ये राजपूतों की गौरव गाथा नाम का राजेंद्र सिंह राठौड़ बीदा सर एक राइटर हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है, इसमें लिखा हुआ था कि हाड़ौती की सीमा पर स्थित है। तो इन्होंने कहा सर बिल्कुल सही है, हाड़ौती की सीमा इधर है और फिर उसके बाद एमपी शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में एक और है, ये बहुत पुरानी बुक है, आजकल नहीं आती, हमारे जमाने की थी ये, राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण, कालूराम शर्मा, ये बुक का मैंने जो है ना इनको भेजा था। तो खैर जो भी था इस तरह से मैंने भेजा था। इन्होंने राजस्थान बोर्ड की बुक का मुझे वो भेजा था कि सर ये देखिए इस तरह से राजस्थान बोर्ड की बुक में ये लिखा हुआ, ये इन्होंने भेजा था मुझे, ठीक। तो अब देखिए ये सब जब चल रहा था मामला, तो मैंने फिर इनको मैप भेजा, मैप की फोटो खींच के इनको भेजी थी और इसमें इंडिकेट किया हुआ था ये खातौली, देखिए ये बूंदी है येलो कलर का, इसके ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो आपको ये खातौली लिखा हुआ मिलेगा, देखिए शायद दिखाई दे रहा हो आपको, एरो का निशान लगा हुआ है, ठीक है। ये खातौली है और इनका जो खातौली है वो देखिए यहां पर मैंने इनको ऐसे एक फोटो भेजा था मैप से लेकर के, ये ब्लू पॉइंट में जो दिखाई दे रहा है आपको, ये कोटा है ग्रीन कलर का, और ये ब्लू पॉइंट में ये आपका वो है, और यहां से देखिए आगे फिर इधर ये जो है आपका ये एमपी शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी बात हुई। अरे कोई बात नहीं भाई मनीष जी, मैं देखिए मैं एक चीज कह रहा हूं कि यहां पर बच्चे इतने अवेयर हैं कि इस तरह का डिस्कशन, इसको हेल्दी डिस्कशन कहते हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, मैं अपनी बात रख रहा हूं, ठीक है ना, और ऐसा करना कोई गलत नहीं है। और यहां पर जब इतनी बात हो गई तो फिर, हालांकि मैंने सब देखा, फिर कुछ और मैंने बुक्स देखी तो उनमें कोटा दिया हुआ था। अब जब ये कंट्राडिक्शन हो गया तो आप लोगों का क्लियर करना मैटर जरूरी था, और साथ ही साथ यहां पर आपको सही जानकारी भी होना बहुत जरूरी था। तो देखिए हम लोग जब हमने आरएस की तैयारी की थी, आईएएस की तैयारी की थी, तो यहां पर हमारे एक गुरु हैं जो एचओडी रहे थे इतिहास विभाग के राजस्थान यूनिवर्सिटी में, बीएल गुप्ता सर, वो आज भी वो हमने मतलब एसएमएस इंस्टीट्यूट जो है राजपूत सभा भवन का, वहां मैंने कोचिंग की थी, वो उस समय हम पढ़े थे, इट्स वे बैक टू 1999 की बात है, 2000, तब मैं उनसे पढ़ा था वहां पर, और वो आज भी मुझसे जुड़े हुए, आज मैं भी वहां पढ़ा रहा हूं और वो भी वहां पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उनसे मैंने फोन करके कंफर्म किया, मैंने कहा सर ये थोड़ा सा मुझे आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं थोड़ा सा असमंजस में आ गया हूं। तब उन्होंने पूरा डिटेल बताया, उन्होंने कहा कि ये जो खातौली है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो बूंदी वाला है ये एक छोटा कस्बा है, और वो जो कोटा में है वो बड़ा है, और वहां पर जो आसपास का इटावा और भी पीपलदा वगैरह कुछ एरिया है उस पर अधिकार कर लिया था इब्राहिम लोदी ने, वहां से जब अटैक किया था। तो जब उसने इस पर पूरे पर अधिकार कर लिया तो इधर से सांगा चले हैं, क्योंकि वो तो इधर से आकर के और मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता था। तो ये जो पीपलदा है और इटावा वगैरह है, ये सब जो एरिया है ये इस खातौली के पास नहीं है, कोटा वाले के पास में है, ठीक है। और फिर उसने अटैक किया, और खातौली का जो मैदान है आज भी वो मैदान वहां पर स्थित है। तो ये कोटा ही होगा, बूंदी वाला नहीं होगा। तो मैंने कहा सर ये बुक में कैसे लिखा हुआ है? मैंने कहा सर देखिए, शर्मा बोले हाँ बिल्कुल मुझे मालूम है। तो ये असल में क्या है कि इन्होंने बूंदी राज्य ना लिख करके बूंदी लिख दिया या बूंदी के समीप लिख दिया, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये जो युद्ध हुआ था ये कोटा में हुआ था। और उन्होंने मुझसे यह भी कहा
कि बेटा स्टूडेंट्स को बता जरूर देना। मतलब यहां पर क्या होता है, एक ईगो पॉइंट आ जाता है कि यार मैंने बता दिया और मैंने गलत बता दिया, स्टूडेंट क्या समझेंगे। मैंने कहा नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सही बात जानी चाहिए उनके पास में। तो मैंने कहा इसीलिए क्योंकि मैक्सिमम बुक्स में बूंदी लिखा हुआ है, बोले बूंदी राज्य था तो बूंदी राज्य ना लिख करके उन्होंने बूंदी लिख दिया है मैक्सिमम ने, और कोटा जिन्होंने लिखा है वो जिले की बात कर रहे हैं। तो बोले उनको बता जरूर देना ताकि उनका जो है ना क्वेश्चन कभी गलत ना। मैंने कहा सर ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, तो बोले उसमें बूंदी होगा, कोटा नहीं था। मैंने कहा ये बिल्कुल सही है। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर वैसे अब इसको करेक्शन आप कर लीजिएगा, आंसर इज कोटा डिस्ट्रिक्ट। एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू घनसुंदर जी कि उन्होंने इस डिस्कशन से मेरा भी करेक्शन करवा दिया। ठीक है, मैं आपको धन्यवाद अर्पित करता हूं घनसुंदर जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, और इस तरीके का कई बार जो है हो जाता है। देखिए हम भी इंसान ही हैं, मेरे पास सोर्सेज क्या है, बुक्स हैं, और मैक्सिमम जो बुक्स कहती हैं मुझे उसी की तरफ फेवर करना पड़ता है। ठीक है, तो आप करेक्शन कर लीजिएगा इसमें, ये आपका कोटा होगा। क्वेश्चन अगर आ जाए तो कोटा अगर दिया हुआ है तो आंसर लगाएगा कोटा, और अगर कोटा नहीं है तो डेफिनेटली बूंदी। ठीक है, और वो कोर्ट में भी इसलिए नहीं गया था क्योंकि सबका सही था, क्योंकि बूंदी राज्य था, या फिर जिनको पता था बूंदी था, तो इसलिए कोर्ट में भी नहीं गया था। ठीक है, ये बात थी आपकी। चलिए भाई, अब हम आगे आ जाएं जरा। देखिए इसमें क्या है, यहां पर कई फैकल्टीज ऐसी होती हैं जो ऐसा होता है, जैसे मैंने उड़ना राजकुमार के बारे में भी आपको बताया था कि उड़ना राजकुमार हमारे एक मित्र थे, वो पता नहीं क्या क्या बताया, मैंने कहा करेक्शन करवा देना उनको, उन्होंने करेक्शन नहीं करवाया। तो एक ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, आप कम से कम करवा दीजिए, क्वेश्चन तो गलत ना हो बच्चों का। मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं, मेरे ईगो पॉइंट नहीं होता भैया। चलिए भाई, अब हम आगे चलें जरा। तो हम बात कर रहे थे, हाँ अब मैं आपको लिखवा देता हूं इसको कि 1679 में जजिया कर वापस लागू किया, विजय कटकातू की उपाधि धारण की। ठीक है, जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद, जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अजीत सिंह चलिए ठीक है, डिस्कशन हो जाता है तो वो क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अजीत सिंह को दुर्गादास ने बचाते हुए, दुर्गादास ने बचाते हुए राज सिंह से मदद मांगी, राज सिंह से मदद मांगी, तथा मारवाड़ व मेवाड़ ने मिलकर, मारवाड़ व मेवाड़ ने मिलकर औरंगजेब का मुकाबला किया, औरंगजेब का मुकाबला किया। आफ्टर द डेथ ऑफ जसवंत सिंह, ये जसवंत सिंह रूलर ऑफ मारवाड़ हैं भाई। आफ्टर द डेथ, आगे हम पढ़ेंगे वैसे इनको। आफ्टर द डेथ ऑफ जसवंत सिंह, दुर्गा हिज फ्यूडल उनके सामंत, हिज फ्यूडल दुर्गादास राठौड़, दुर्गादास राठौड़ saved the life of Ajit Singh. He asked for help to Raj Singh, and after that they both, means Mewar and Marwar, they both struggled with Aurangzeb. They both struggled with Aurangzeb.
but in 1680 राज सिंह डाइट। जसवंत सिंह मारवाड़ के शासक थे, ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा, आगे हम पढ़ेंगे वैसे इनको, मारवाड़ के शासक थे। ठीक है भाई, चलिएगा। अब देखिए कुछ कल्चरल एक्टिविटीज हम देख लेते हैं राज सिंह के शासनकाल में कौन कौन सी हुई थी। तो पहली तो एक इंपॉर्टेंट, इन्होंने 1662 में, पहले तो इसका नाम था राज समुद्र, जो कि बाद में राजसमंद हो गया। ठीक है, राज समुद्र झील इन्होंने इनिशियल इसका नाम रखा था, जिसको बाद में राजसमंद झील कर दिया गया। ठीक है, और इसी राजसमंद झील के नाम पर कंप्लीट जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम पड़ गया राजसमंद। तो ये 1662 में कंस्ट्रक्टेड हुई थी। अब देखिए जो राजसमंद झील का जो उत्तरी पार्ट है, यहां पर एक जगह है नौ चौकी की पाल। ठीक है, और यहां पर राज सिंह ने एक प्रशस्ति खुदवाई थी, जिसको कहते हैं राज सिंह प्रशस्ति। ठीक है, ये मार्बल पर है और विश्व के सबसे बड़े जो इंस्क्रिप्शंस हैं, सबसे बड़े जो अभिलेख हैं, उनमें से ये एक मानी जाती है। संस्कृत में है और इसके जो राइटर थे, लेखक थे जिसने राज सिंह प्रशस्ति लिखी थी, उनका नाम था रणछोड़ दास भट्ट। ठीक है, ये विश्व के सबसे बड़े जो अभिलेख हैं उनमें से एक मानी जाती है राज सिंह प्रशस्ति, जिसमें शुरुआत से लेकर यानी कि गुहादित्य से लेकर और राज सिंह तक का इतिहास आपको इस अभिलेख में, इस इंस्क्रिप्शन में दिखाई देता है। ठीक है भाई, लिखिएगा। हाँ बिल्कुल, 25 ऐसे अलग अलग वो हैं, लिखिएगा। 1662 में इन्होंने राजसमंद झील, ओरिजिनली नेम था राज समुद्र झील, राजसमंद झील का निर्माण करवाया। राजसमंद झील का निर्माण करवाया, ओरिजिनल नेम था राज समुद्र। In 1662 he constructed राज समुद्र, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं राजसमंद लेक। इस झील के किनारे विश्व के सबसे बड़े अभिलेखों में से एक, इस झील के किनारे विश्व के सबसे बड़े अभिलेखों में से एक राज प्रशस्ति स्थित है। सबसे बड़े अभिलेखों में से एक राज प्रशस्ति स्थित है। ऑन द शोर ऑफ दिस लेक, ऑन द शोर ऑफ दिस लेक, one of the world's largest inscriptions, one of the world's largest inscription, Raj Prashasti is situated. Raj Prashasti is situated. On the shore of this lake, one of the world's largest inscription, Raj Prashasti is situated. इसे रणछोड़ दास भट्ट ने संस्कृत में लिखा था। इसे रणछोड़ दास भट्ट ने संस्कृत में लिखा था। It is wrote by, it is written by, it was written by Ranchhod Das Bhatt in Sanskrit. It was written by Ranchhod Das Bhatt in Sanskrit. चलिए भाई, ये बात हो गई। अब देखिए, इन्होंने कई मंदिरों का निर्माण करवाया,
जैसे आपका द्वारकाधीश जी का एक मंदिर था जो इन्होंने बनवाया, ये कृष्ण मंदिर है। ये इन्होंने बनवाया कांकरोली, राजसमंद में, ठीक है। इसके अलावा अंबा माता का मंदिर इन्होंने बनवाया, और ये मैं आपको बता चुका हूं कि जो श्रीनाथ जी हैं उनकी स्थापना जो हुई थी वो इन्हीं की परमिशन से नाथद्वारा में हुई थी, ठीक है। हालांकि इन्होंने नहीं करवाई, लेकिन इनकी परमिशन से उन लोगों ने स्थापना की थी, ठीक है। चलिएगा, लिखिएगा। इन्होंने कांकरोली राजसमंद में द्वारकाधीश जी का मंदिर तथा उदयपुर में अंबा माता जी का मंदिर बनवाया। ही कंस्ट्रक्टेड Dwarkadish temple in Kankroli, Rajsamand, and Amba Mata temple in Udaipur. श्रीनाथ जी की मूर्ति इन्हीं की आज्ञा से, इन्हीं की अनुमति से, आज्ञा नहीं अनुमति, अनुमति ज्यादा वर्ड सीख है, इन्हीं की अनुमति से नाथद्वारा में स्थापित की गई, इन्हीं की अनुमति से नाथद्वारा में स्थापित की गई। Srinath ji's idol was also founded in Srinath ji's idol was also established in Nathdwara by his permission, by his permission. तो ये हुई भाई बात आपके राज सिंह की। चलिए भाई, अंबिका माता मंदिर, अंबिका मंदिर नहीं है भाई, ये अंबा माता मंदिर है राजेश जी। मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। अंबिका माता मंदिर नहीं बनवाया था इन्होंने, अंबा माता मंदिर बनवाया था भाई। चलिए अब हम अगले शासक पे आते हैं। नोट डाउन कर दिए भाई, आपने कहा था बैक स्लाइड कर दिए, जल्दी से फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चले भाई, हो गया, डन, ओके। अब हम आते हैं अगले शासक पर, जिनका नाम है जगत सिंह सेकंड। 1734 टू 1778 इनका रेन पीरियड है, इनका शासनकाल। जगत सिंह सेकंड 1734 से 1778। ये अब इनके काल में जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना घटी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट वाज हुरडा कॉन्फ्रेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आया हुआ क्वेश्चन है, ये डेट भी आप ध्यान में रखिएगा। 17 जुलाई 1734, 17 जुलाई 1734, ठीक है भाई। अब देखिए क्या था ये हुरडा सम्मेलन। क्वेश्चन क्या पूछा गया, हुरडा कहां स्थित है, वेयर इज हुरडा सिचुएटेड, ठीक है। अमर सिंह सेकंड के काल में ऐसी कोई विशेष घटना नहीं है भाई। यूं तो संग्राम सिंह भी रह गए, संग्राम सिंह सेकंड,
संग्राम सिंह सेकंड भी नहीं हुए, जो कि जिनकी ये प्लानिंग थी, बस एक यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर जो हुर्डा कॉन्फ्रेंस हुआ है, वो पहली बात तो हुर्डा है कहां, भीलवाड़ा में, उस समय मेवाड़ में पड़ता था। अब ये हुर्डा कॉन्फ्रेंस क्या था, क्यों हुआ, क्या इसका रिजल्ट रहा, ये सारी बात हम देखते हैं। देखिए हुआ क्या था, मैंने आपको पहले बताया था कि मराठे लोग अटैक कर रहे हैं राजस्थान पर और काफी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो यहां पर मेवाड़ क्योंकि नीचे था तो उस पर भी अटैक हो रहे थे, इधर बूंदी राज्य पर अटैक हो रहे थे। ठीक है, तो यहां पर संग्राम सिंह जो थे, संग्राम सिंह सेकंड, देखिए सांगा को संग्राम सिंह फर्स्ट कहा जाता, संग्राम सिंह सेकंड जो थे मेवाड़ के शासक, उन्होंने मदद मांगी सवाई जयसिंह या जयसिंह सेकंड से ऑफ जयपुर। उन्होंने कहा भाई ये बड़े परेशान कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। जयसिंह पहले से ही सचेत थे इस मामले में, तो उन्होंने दोनों ने प्लानिंग की कि जितने भी राजपूत लोग हैं सबको बुलाया जाए, उनको यूनाइट किया जाए। मैंने आपसे कहा था सांगा ने पहली और अंतिम बार राजपूतों का एक यूनियन बनाया था, पहली बार बना और उसके बाद कभी बन नहीं सका। यहां कोशिश की गई हुर्डा में, तो इसके अकॉर्डिंग सबको समन भेजे गए कि भाई आप सब लोग 17 जुलाई 1734 इस डेट को हुर्डा पहुंचिएगा, वहां पर हम लोग एक मीटिंग करेंगे, एक कॉन्फ्रेंस हमारी होगी। ठीक है, और हम मराठों के खिलाफ यूनाइट होना चाहते हैं। तो हम यूनाइट नहीं है, इस वजह से मराठे हमारे इस चीज का फायदा उठाते हैं, हम लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते हैं और मराठों से हमने मदद भी मांगी एक दूसरे के खिलाफ, तो इसलिए हम सब लोग यूनाइट हों। तो ये कॉन्फ्रेंस हुआ हुर्डा में, सब लोग मिले और यहां पर जो इसकी अध्यक्षता की है वो की है जगत सिंह सेकंड ने। क्यों की है? क्योंकि संग्राम सिंह सेकंड की डेथ हो जाती है और अगले शासक बनते हैं जगत सिंह सेकंड। अगर संग्राम सिंह रहते तो वही अध्यक्षता करते। क्यों करते? वो इसलिए करते कि जहां पर जो भी कोई कॉन्फ्रेंस होता है तो उस जगह का जो हेड होता है वही उसकी अध्यक्षता करता है। तो इस वजह से तो यहां पर हुर्डा सम्मेलन हुआ 17 जुलाई 1734 को, मराठों के खिलाफ यूनाइट होने के लिए, अपना फायदा देखते हुए कि भाई इसमें हमारा फायदा है। तो यहां पर सबने शपथ ली कि भाई हम सब लोग एक हो जाएंगे। लेकिन यह सम्मेलन पूरी तरीके से विफल रहा, क्योंकि अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के चलते, देखिए यहां पर किसी के अंडर तो एक होना था, जैसे वहां पर सांगा के अंडर सब लोग एक हुए थे, लेकिन यहां पर इस समय तक आते आते 1734 तक हर शासक ये सोचता था कि मैं उससे बड़ा, मैं उससे बड़ा, मैं उससे बड़ा। तो इन व्यक्तिगत स्वार्थों के चलते राजपूत लोग एक नहीं हो पाए और यह सम्मेलन पूरी तरीके से विफल रहा। तो इसीलिए कहा गया कि सांगा ने पहली और अंतिम बार राजपूतों का एक संघ तैयार किया था। ठीक है, बात समझ में आ गई आपकी? लेकिन तैयार नहीं हुए ना, सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि किसी भी उसके अंडर आने के लिए तैयार नहीं हुए। ठीक है भाई, चलिए लिखिएगा इनके काल में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है, हुर्डा सम्मेलन 17 जुलाई 1734। मराठों के खिलाफ राजपूतों को एक करने हेतु यह सम्मेलन हुआ था। मराठों के खिलाफ राजपूतों को एक करने हेतु यह सम्मेलन हुर्डा, ब्रैकेट में लिखना भीलवाड़ा, प्रेजेंटली तहसील है ये भीलवाड़ा के बिल्कुल उत्तर साइड में, नदन मोस्ट तहसील है। तो एक करने के लिए हुर्डा भीलवाड़ा में यह सम्मेलन हुआ। दिस कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट हुर्डा टू यूनाइट राजपूत्स against Marathas. This conference was held at Hurda, ब्रैकेट में लिखेगा भीलवाड़ा, to unite Rajputs against Marathas. इस सम्मेलन की योजना जयपुर के सवाई जयसिंह तथा मेवाड़ के संग्राम सिंह सेकंड ने बनाई थी।
इस सम्मेलन की योजना जयपुर के सवाई जयसिंह तथा मेवाड़ के संग्राम सिंह द्वितीय ने बनाई थी। द प्लानिंग ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस was made by Savai Jai Singh of Jaipur and Sangram Singh II of Mewar राजपूतों के व्यक्तिगत स्वार्थों के चलते यह सम्मेलन पूर्णतः असफल रहा। This conference was completely unsuccessful or failed. Because of individual interests of Rajputs. ठीक है भाई, पूरी तरह से विफल रहा था। अब देखिए, इन्होंने एक महल बनवाया पिछोला झील के बीच में जो टापू है वहां पर, और उसको नाम दिया गया जग मंदिर। ठीक है, लिखेगा, इन्होंने पिछोला झील में जग मंदिर नामक महल का निर्माण करवाया। पिछोला झील में जग मंदिर नामक महल का निर्माण करवाया। He constructed Jagmandir Palace in Pichola Lake. चलिए भाई, अब हम देख लेते हैं आपके नेक्स्ट शासक भीम सिंह। भीम सिंह 1778 to 1838। अब देखिए, इनके शासनकाल में दो मुख्य घटनाएं घटती हैं। एक तो था कृष्णा कुमारी मैरिज एपिसोड, कृष्णा कुमारी विवाह प्रकरण, और दूसरा था इन्होंने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। ट्रीटी ऑफ 1818 हम मॉडर्न में पढ़ चुके हैं, क्या था, किस तरह से था, क्यों की गई। तो यही भीम सिंह हैं मेवाड़ के शासक जिन्होंने 1818 में संधि कर ली थी। और मैंने आपसे कहा था कि हमारा मध्यकाल 1818 की संधि के साथ में समाप्त हो जाएगा, कोई भी राज्य होगा उसमें। ठीक है, और दो घटनाएं घटी हैं। तो पहला हम देख लेते हैं एपिसोड कृष्णा कुमारी मैरिज, कृष्णा कुमारी विवाह प्रकरण, कृष्णा कुमारी मैरिज एपिसोड। अब देखिए, फिर एक मैरिज अटेंड करने के लिए हम लोग चल दिए हैं, तो इसको देख लें जरा। ये आपका मेवाड़ है, मेवाड़ के शासक हैं भीम सिंह। इधर आपके जोधपुर हैं, जोधपुर के शासक हैं
भीम सिंह। दोनों जगह भीम सिंह है। देखिए, जोधपुर के भी शासक हैं आपके भीम सिंह, और इधर मेवाड़ के भी शासक हैं भीम सिंह। ठीक है भाई। अब देखिए इन भीम सिंह जी का, अच्छा, ये जो भीम सिंह हैं, इनकी पुत्री है, डॉटर है कृष्णा कुमारी। ये जो भीम सिंह हैं, इनकी बेटी है कृष्णा कुमारी। अब इन कृष्णा कुमारी का मैरिज प्रपोजल जाता है भीम सिंह के पास और एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, अब एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन विवाह से पहले ही, अब फियांसे हैं कृष्णा कुमारी भीम सिंह की, लेकिन इस विवाह से पहले ही क्या हुआ, भीम सिंह की हो गई डेथ। ठीक है, तो जैसे ही डेथ हुई तो कृष्णा कुमारी का जो विवाह प्रस्ताव नंबर 1 था, ये हो गया कैंसिल, और इसने लिया यू टर्न और ये पहुंच जाता है जगत सिंह के पास में, जो कि जयपुर के शासक हैं। ठीक है, ये था विवाह प्रस्ताव नंबर 2। मैरिज प्रपोजल फर्स्ट भीम सिंह के पास में गया, कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन विवाह से पहले ही भीम सिंह की डेथ हो गई। ठीक है, अब इस विवाह प्रस्ताव ने लिया यू टर्न और पहुंच गया जगत सिंह के पास, जयपुर के जो शासक हैं। एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन यहां पर इनके जो सक्सेसर हुए मान सिंह, जोधपुर के शासक, इन्होंने इसका विरोध किया। भाई थे भीम सिंह के, इन्होंने इसका विरोध किया कि साहब जो रिश्ता राठौड़ों को आया वो कछवाहों को कैसे जा सकता है। मैंने कहा ना, हर शासक अपने आप को तुर्रम खां समझता था कि मैं उससे बड़ा और मैं उससे बड़ा। तो इन्होंने कहा साहब ये प्रस्ताव जो है जोधपुर जो आया है, ये जयपुर नहीं जाना चाहिए, ये जयपुर ही रहना चाहिए। कुल मिलाकर के मान सिंह कृष्णा कुमारी से विवाह करना चाहते थे। ठीक है, बात ये थी। ठीक है, अब इसी बात को लेकर ठन गई है मान सिंह और जगत सिंह में, और यहां पर जगत सिंह ने कहा कि तुझे मैं बताऊं, अब तो मेरी फियांसे इसकी तरफ नजर उठा कैसे देख रहा है तू, तेरी नीयत खराब क्यों हो रही है, ले मैं आया सेना लेकर के। तो जगत सिंह चले हैं इधर से और मान सिंह चले हैं उधर से, और दोनों के बीच में बैटल ऑफ गिंगोली हुआ है। यह क्वेश्चन पूछा गया है। ये बात है आपकी 1807 की। 1807 में युद्ध हो गया, गिंगोली का युद्ध, जिसमें जगत सिंह ने मान सिंह को पराजित किया। ठीक है, और मान सिंह हो जाते हैं पराजित। लेकिन किसी तरीके से मान सिंह अपने राज्य में चले गए, जगत सिंह अपने राज्य में चले गए। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां पर जो मास्टरमाइंड है, जो हर जगह किसी ना किसी व्यक्ति को आपस में भिड़ा रहा है, वो है आमिर खां पिंडारी। मैं आपको पहले बता चुका हूं, आमिर खां पिंडारी जो है, ये 3 पिंडारी थे,
तीनों को तो ठिकाने लगा दिया अंग्रेजों ने। इसको ये इतना मजबूत हो चुका था अपनी सेना के साथ में कि इसको टोंक की जागीर दे दी गई और ये टोंक का बना दिया गया था नवाब, पहला नवाब रहा था। ठीक है, अब इस अमीर खां पिंडारी ने क्या किया, यहां पर हर व्यक्ति को एक दूसरे से भिड़ाया और इस तरीके से ये युद्ध हुआ। और लास्ट में फिर भी अमीर खां पिंडारी पहुंचता है भीम सिंह के पास में, कहते साहब देखो किसी तरह से मैंने बचा के रखा हुआ, लेकिन ध्यान रखिएगा अब की बार अगर इनमें युद्ध होता है तो फिर आपकी भी खैर नहीं होगी। तो अब भीम सिंह डर जाते हैं और इससे उपाय पूछते हैं कि भाई क्या उपाय हो सकता है। ठीक है, अब इसका क्या उपाय हो सकता है, तो अमीर खां पिंडारी कहता है कि देखिए इसका एक ही उपाय है और वो उपाय ये है कि आप कृष्णा कुमारी को पॉइजन दे दीजिए, जहर दे दीजिए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कुल मिला के बोन ऑफ कंटेंशन ही खत्म करो, बाकी और कोई उपाय नहीं है। और भीम सिंह उस वक्त इतने बड़े राज्य के स्वामी होने के बावजूद भी इतने कमजोर शासक थे कि इनको मजबूरीवश क्या किया गया, अपनी बेटी को जहर देना पड़ा इस सारे विवाद से बचने के लिए। और फिर हुआ ये कि कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया, विष दे दिया गया 1808 में। एक दुखद अंत हुआ कृष्णा कुमारी का। हम इस मैरिज में बड़े शौक से गए थे, लेकिन देखिए दुखी होकर वापस आ गए क्योंकि इनकी हो जाती है मृत्यु और ये एपिसोड होता है खत्म। ठीक है भाई, इस तरीके से देखिए ये जो है, जो आपका इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। अमीर खां पिंडारी अलग अलग जगह, कभी मान सिंह के साथ में, कभी जगत सिंह के साथ में, कभी भीम सिंह के साथ में, काफी लंबा चौड़ा एपिसोड है ये, लेकिन कुल मिलाकर यहां पर मास्टरमाइंड जो था वो अमीर खां पिंडारी था और इसी के सलाह पर विष दे दिया गया था। ठीक है, और एक तो ये हो गया इनका, और दूसरा 1818 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों से संधि कर ली। ये दो घटनाएं हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि टाइम भी आपका हो चुका है अब लगभग। तो ये आपका कृष्णा कुमारी विवाह प्रकरण है। जोधपुर के शासक हैं भीम सिंह का, और इधर मेवाड़ के शासक है भीम सिंह, दोनों। इनकी पुत्री है कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी का विवाह प्रस्ताव नंबर 1 आता है भीम सिंह के पास, लेकिन भीम सिंह इस दुनिया से चल बसते हैं इस विवाह से पहले ही। इसीलिए इस विवाह प्रस्ताव ने लिया यू टर्न और जगत सिंह के पास में यह विवाह प्रस्ताव पहुंचता है जो कि जयपुर के शासक हैं। ठीक है, इसका विरोध किया है मान सिंह ने, जो कि अगले शासक बने हैं भीम सिंह के बाद, इनके उत्तराधिकारी हैं, हम कह सकते हैं उत्तराधिकारी। ठीक है, ये उत्तराधिकारी हैं मान सिंह। और इसी बात को लेकर जगत सिंह और मान सिंह में 1807 में गिंगोली का युद्ध होता है। ठीक है, जिसमें मान सिंह पराजित हो जाते हैं भाई। नागौर में पड़ता है भाई गिंगोली नागौर में है। और अब इस मास्टरमाइंड, इस पूरे खेल में मास्टरमाइंड था अमीर खां पिंडारी, और इसने भीम सिंह से कहा कि साहब इसको विष दे दिया जाए, और इस तरीके से ये बोन ऑफ कंटेंशन कृष्णा कुमारी खत्म हुई और फिर ये एपिसोड खत्म हुआ। और दूसरा पॉइंट है 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से इन्होंने संधि कर ली थी। तो इसी तरीके से यहां पर हमारा समाप्त होता है मेवाड़। ठीक है भाई, मेवाड़ खत्म हुआ। कल फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।